आदर और सत्कार के योग्य है मेरे सारे दर्शक साथियों ने। और भाई जय जवान जय किसान यूट्यूब चैनल वाले सारे दर्शक साथियों ने जेपी जाखड़ की तरफ से आज जोड़ के राम राम नमस्कार भाई। आज आप बात करांगे सेठ साधुराम जी और पार्ट 2 में आ गए हैं। आपने पिछला पार्ट देखा है वे सेठ साधुराम जी ने सेठ की उपाधि कैसे छाजू से छाजूराम और छाजूराम से सेठ साधुराम जी बने। और आज आप बात करांगे, अपने साथ में है बलराज मलिक साहब और आज आप पहुंच रहे हैं अनाज मंडी में। तो आज आप बात करांगे भाई सेठ साधुराम जी की जो दान देने की आस्था थी वो किन किन संस्थाओं की थी और वे आज तक दुनिया में सेठ साधुराम जी तक बड़ा दानीवीर हुआ या नहीं हुआ। तो आज करांगे इस बात पर चर्चा, इस पर प्रकाश डालेंगे। आज हमारे साथ में है बलराज मलिक साहब। राम राम जी। राम राम भाई, आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को भी। तो मलिक साहब आज हम आपसे जानना चाहेंगे सेठ साधुराम जी जो सबसे बड़े दानवीर हुए तो उनकी सबसे ज्यादा आस्था स्कूल कॉलेजों में थी या कोई वृद्ध आश्रम में थी? मतलब सबसे ज्यादा जो दान दिया है वो किस फील्ड में दिया? देखो भाई कि चौधरी साहब ने जहां भी जिस वक्त जिस चीज की आवश्यकता समझी वहां से जो मतलब दान देना शुरू किया। जिस तरह जो शिक्षा की कमी देखी तो शिक्षा के क्षेत्र में दान दिया। अच्छा। और जहाँ स्वास्थ्य की जरूर दिखी जो वहां स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटलों में सबसे ज्यादा दान दिया उस टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कभी अकाल पड़ते थे, काफी अकाल पड़ते थे उस जमाने में। हाँ। और 3 साल से कम को तो अकाल ही नहीं माना जाता था। अच्छा। हाँ। और रोहतक गजेटियर में मैंने पढ़ा है कि ब्रिटिश काल में जितने ब्रिटिश का राज रहा यहाँ 1803 से लेके दिसंबर 1803 से लेके और 1947 तक। अच्छा। उस दौरान में जो मतलब रोहतक गजेटियर में लिखा है कि 11 अकाल पड़े, 14 अकाल पड़े। अच्छा, उस टाइम में सबसे ज्यादा अकाल पड़ा करते, बाढ़ नहीं आया करती। हाँ बिल्कुल, बाढ़ तो कमाती थी क्योंकि भीड़ वगैरह पड़े होते थे, बड़े जोड़ होते थे और पानी को रोकने के जो मतलब साधन मतलब पानी की कमी भी होया करती। हाँ बिल्कुल, वो तो होनी थी। अकाल ही उसको बोला जाता है, चारे की भी कमी होती थी। अच्छा। और उन 14 अकालों में एक भयंकर अकाल तो 11 साल लंबा था। 11 साल लंबा। 11 साल लंबा। और 3 साल से कम को हम अकाल नहीं मानते। और 7 साल के भी 3 अकाल पड़े, 7 साल के। अच्छा। हाँ, ऐसे भयंकर अकाल होते थे जिसमें लिखा है कि लाखों के जो मतलब संख्या में पशुधन की हानि और हजारों की संख्या में जो इंसानों की भी हानि हुई। अच्छा। हाँ, इंसान भी मरे अन्न की वजह से, भूख की वजह से, कुपोषण की वजह से। मतलब एक सामाजिक इंसान थे वो, जो समाज में जिस चीज की जो जरूरत होती थी उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के सहयोग करके उन्होंने देखा कि इस टाइम कोई महामारी भी फैलती थी। अच्छा। जिस तरह प्लेग फैल गया, हैजा फैल गया, ये अपने कोरोना आया था भी। इस टाइप की बीमारियों में भी जो मतलब आफत में भी चौधरी साहब ने जो काम किया। अच्छा। और कई जो अपने अनाथालय और कई विधवा आश्रम। अच्छा। यहाँ तक के जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो शांति निकेतन है, मशहूर है ये तो कलकत्ता में। तो रविंद्रनाथ टैगोर में भी उसमें संस्था में जो शांति निकेतन में भी उस जमाने में लाखों रुपए के चंदे दिए हुए। अच्छा, एक बात पर रोकना चाहूंगा मलिक साहब, जो यह वृद्धाश्रम की बात आई, तो क्या उस टाइम भी वृद्धाश्रम होया? उस टाइम तो बड़ा अच्छा माहौल होया करता, संस्कारी लोग होया करते। मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम भी जो मतलब इस किस्म की परंपराएं थी जो आज आप जिक्र भी नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, कि जिस तरह विधवा है जो उसको भी लावारिस छोड़ दिया। अच्छा। तो विधवा आश्रम भी जो चौधरी साहब ने रखे। अच्छा। और इसी ढंग से अकाल इतने भयंकर पड़ते थे कि अनाथालय जो मतलब पूछोगे तो माँ बाप ने अपने बच्चों को इसलिए छोड़ दिया कि कोई तरस खा के इनको रोटी दे देगा। अच्छा। हाँ, यदि तुम साथ रहोगे तो कहेंगे क्यों जामे थे। हाँ, ठीक है ना। और सड़क पे लावारिस छोड़ दिया। मतलब तो अकाल की एक पेट की भूख के लिए छोड़ दिया उस बड़े भी अकाल पड़े हैं जो मतलब ये उनकी कल्पना से ही हमारा रोम रोम कांप उठता है। ये देखो दर्शक साथियों, मतलब इतनी जो पुरानी बात आई है आपने, तो आज का जो समाज में आप लावा थे वे एक
कलयुग का जो जमाना आ रहा है वह उस कारण से मतलब आज आप बड़े बूढ़े का दौरा बैठना छोड़ गए और इस वजह से अपने अंदर जो संस्कारों की कमी है वह कमी नजर आने लगी है। लेकिन उस टाइम पे जो कमी होया करती, जो वृद्ध आश्रम होया करते, एक पेट की भूखे होया करते, लेकिन आज किसी मतलब बहुत कम ऐसे हैं जो पेट की भूखे हो गए। आज संस्कारों की कमी के कारण वृद्ध आश्रम है। तो उस टाइम जो एक कुप्रथा थी कि भाई जो महिला दोबारा जो ब्याह नहीं कर सकती। हाँ। विधवा विवाह की भी जो मतलब ये हो जाती थी, कोई बाल विधवा, उनको भी लावारिस घाटों के ऊपर छोड़ दिया जाता था। अच्छा, उस टाइम में तो नारी की और बच्चों की, और फिर आरी बीमारी की। अच्छा, हाँ, आरी बीमारी की ये हालत थी कि एक टीम आई ब्रिटिश से जो मतलब अमेरिका से। हाँ जी। अकाल के टाइम में अपने जो महामारी भी आई थी। तो उस टाइम प्लेग फैला हुआ था। और प्लेग के टाइम में अमेरिकन टीम आई, डॉक्टरों के जो मतलब इलाज शुरू हुए। तो एक माँ एक बच्चे को गोद लेके वहां चली गई डॉक्टरों के पास कैंप में। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि ये जो मतलब आपने कपड़े हैं इसके जो मतलब ये जाके जला देने, नष्ट कर देने। अच्छा। तो माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब बच गया तो। हाँ, बच गया तो का मतलब ये जान से बच भी गया तो पहनेगा क्या। अच्छा। हाँ, इलाज की तो छोड़िए, उसका जो डॉक्टरों ने सोचे इसका तो भाई ये तो समस्या ही दूसरी है। मतलब उस टाइम तो भाई अन्न की भी, लता कपड़ा की भी सारी कमी हुआ करती यार। उन टाइम में मैं चौधरी साहब ने बहुत ज्यादा मतलब हर जगह सहयोग कराया है। उनकी मृत्यु तक भी अकाल पड़ते रहे जो मतलब सन 1943 में आखिरी अकाल पड़ा था बात। अच्छा। और बंगाल के अंदर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3.5 लाख लोग भूख से तड़प तड़प के मर गए थे। अच्छा। हाँ, और कलकत्ते, अकेले कलकत्ते में 70,000 औरतों को अपनी इज्जत बेच के रोटी खानी पड़ती। अच्छा। क्या क्या पूछोगे। उस जमाने में चौधरी साहब ने जो नारी उत्थान के लिए, या फिर जो विधवाओं के लिए, अच्छा, या फिर जो मतलब लावारिस बच्चों के लिए, उन्होंने जो काम किए इस फील्ड में, उनका आज जो कोई उल्लेख भी नहीं करता। जो हमारी जो मतलब है ये तो मैं तो कहता हूँ सिलेबस में लगने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई वो जो महान आत्मा है आज उसके आप पे चर्चे कर लग रहे हैं, आज अपने बच्चे तक आप यह बात पहुंचाने लग रहे हैं। जैसे मलिक साहब ने, हम यही मानांगे जो इन विचारों की जो विरासत है वह विरासत को आपने एक बखेरने का काम कराया है, एक मतलब जन जन तक पहुंचाने का। इसी वजह से मैं आपने बार बार कहूँ मेरे दर्शक साथियों, जो यह वीडियो आप देखने लग रहे हो, मतलब इसमें इतनी ज्यादा आप शेयर करो और इस चैनल कर लो सब्सक्राइब, ताकि मतलब जो ये विचार है और जो ये आप जो बखान कर लग रहे हैं एक महान आत्मा, एक दानीवीर का, तो ये ऐसे अपने बच्चों को पता चले कि ऐसी ऐसी महान हस्तियां एक जाट कौम में पैदा हुई और मतलब एक दानीवीर और एक सेठ छाजूराम का दर्जा उन्होंने प्राप्त कराया। और उस टाइम पे एक बात और बताओ जी, शिक्षा की तो बहुत ज्यादा कमी थी। बहुत कमी थी। तो शिक्षा की कमी होने के कारण तो चौधरी साहब ने शिक्षा की तरफ भी कोई ध्यान दिया। शिक्षा का जो चौधरी साहब ने जो मतलब इतना ध्यान दिया कि हम जो लंबी ना समझे तो इस बात को जो इसके तो एपिसोड 2-4 और भी बन सकते हैं। अच्छा। शिक्षा पे, सबस्त पे, अकालों पे, या अपने जो महामारियों पे। रजनी पामदत्त लिखते हैं अपने जो मतलब उन्होंने किताब लिखी है, बहुत तगड़े लेखक हुए। हाँ, तो रजनी पामदत्त लिखते हैं, उनकी किताब का नाम है जो इंडिया टुडे। इंडिया टुडे, हाँ, आज का भारत। तो ये तो लिखित में भी दस्तावेज हम लाइब्रेरियों से लाके पढ़े तो वहां भी मिल जाता है। इनका उल्लेख आ जाता। बिल्कुल। तो चौधरी साहब ने शिक्षा की लाइन में तो इतना कार्य किया कि सबसे पहले जो इसी क्षेत्र में उन्होंने ध्यान दिया कि एजुकेशन के बगैर समाज ऊपर नहीं उठेगा। तो इसकी मैं मिसाल बताता हूँ आपको कि सन 1913 में ये रोहतक में जो जाट हाई स्कूल की स्थापना हुई। अच्छा जी। तो सन 1911-12 में लाहौर में पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने जो मतलब ये विचार किया, अच्छा, जो चौधरी छाजूराम के समकालीन थे, कि भाई अपने भी स्कूल कोई जो मतलब है या कॉलेज जो कोई संस्था बननी चाहिए। तो रोहतक के अंदर जो रोहतक से वो बच्चे थे, एक तो गंगाना गांव से थे, एक थे चौधरी भानीराम, और एक थे चौधरी बलदेव सिंह। चौधरी बलदेव सिंह, हाँ। और ये छोटूराम की टीम जो ये 5-7 बच्चों ने ये संगठन खड़ा अपनी संस्था बनाई। अच्छा जी। एसोसिएशन बनाई एक किस्म की। सर छोटूराम जी, हाँ, सर छोटूराम जी भी उसमें शामिल थे। अच्छा।
और उन्होंने विचार किया कि भाई एजुकेशन के लिए हाई स्कूल की स्थापना के लिए अपना द्वादन चंदा करना शुरू कर दिया। तो उस जमाने में जाकर साहब रुपया भी बहुत बड़ा दान हो जाता था, 5 रुपए भी देने वाले, 10 रुपए देने वाले भी बहुत ही कम आदमी। तो चौधरी साहब का अंदाजा यहीं से लगा लो कि रोहतक जिले में द्वादन सबसे बड़ी कलम जो दान कुल की चंदे की आई, वो फिर द्वादन ये अपना गांव पड़ता है मातनहेल। हाँ, सिहाग गोत का गांव है ये। वो रोहतक वाली भाषा में सुहाग भी कह देते हैं। तो वहाँ के चौधरी कन्हैया सिंह होते थे। अच्छा, जिनकी रईस की उपाधि थी। रईस की उपाधि? हाँ, रईस की, साहूकार की। हाँ, तो चौधरी कन्हैया सिंह की कलम 1500 रुपए की सबसे बड़ी कलम थी। अच्छा, अब वहां जाके द्वादन देखा कि भाई ये तो काम सिरे नहीं चलेगा। तो फिर द्वादन मतलब है उन्होंने सलाह करी कि वे चलो चौधरी छाजूराम के पास क्यों ना चला जाए। और वो फिर द्वादन मतलब उस जमाने तक भी भारत की राजधानी तकरीबन द्वादन कलकत्ता ही थी। ये सन 1911-12 के टाइम की बात है। स्थापना हुई सन 13 में। अच्छा जी। तो जाट हाई स्कूल के चंदे के लिए चौधरी साहब के पास चले। अच्छा, आपको हैरानी होगी, उस टाइम द्वादन 1 एकड़ नहरी जमीन की कीमत 8 रुपए किला होती थी। अच्छा, उस टाइम जमीन की कीमत बहुत कम थी, 8 रुपए प्रति एकड़। अच्छा, मैं आपको सरकारी आंकड़े रिकॉर्ड बता रहा हूँ, नहरी जमीन की बात है ये, बरानी की तो छोड़ो। तो उस जमाने में चौधरी साहब की जो पहली कलम थी वो 55,000 रुपए की कलम थी। 55,000 रुपए की? हाँ, 55,000। तो मेरे दर्शक साथियों, उस टाइम का जो दौर था ना, उस टाइम में अन्य में बात करया करते हैं। अगर आप अपने आम जमींदारा की आप बात करा तो गामा में अन्य की चीज आया कर दी। उस टाइम हजारा का जो मतलब है चौधरी साहब ने सहयोग कराया था, हजारा का तो जकरे नहीं था, 51,000 रुपए कलम तो इन बच्चों के लिए, यानी संस्था के लिए हाँ, कि वे हाई स्कूल बना रहे थे। और 4,000 रुपए कमेटी के खर्चे के लिए इसके अलावा। अच्छा, 55,000 रुपए के कलम के साथ साथ ये भी कहा चौधरी साहब ने उस कमेटी से, जो बच्चे गए थे पढ़ने वाले युवा, कि भाई द्वादन आगे भी शर्माना मत भाई, अपने जमींदारों में कोई पैदाइशी कमाई नहीं होती ज्यादा, मतलब बड़े दिल रखा हमेशा, काम अटक जाए तो फिर आ जाइयो। अच्छा, अब हमारे जैसे थे वो तो उनके पास तो और चारा ही क्या था, वो द्वादन अगले साल फिर जाखड़े रहे। तो जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज आपका जो रोहतक में है, द्वादन मैं नहीं बोल रहा, उसमें आज भी पत्थर द्वादन इस चीज के गवाह है। अच्छा, 61,000 रुपए की कलम अगले साल थी। अगले साल फिर 61,000 रुपए की कलम। मैं कह रहा हूँ जब शेखपुरा 81,000 रुपए में 80,100 रुपए में खरीदा था। अच्छा, गाँव ही पूरा जमीन ज्यादा, मतलब जो ये पूरा गाँव खरीदा था उस जमाने 8100 रुपया में खरीदा था शेखपुरा गाँव। 81,100 रुपए में। अच्छा, 81,100 ऊपर थे। हाँ, तो उस टाइम की बात है ये। द्वादन चौधरी साहब ने 61,000 के कलम द्वादन फिर द्वादन उनके नाम की। अच्छा, और तब जाके 1913 में द्वादन इसकी शुरुआत हो गई। हमारा जाट ये स्कूल बने वहां तैयार हुआ। अच्छा, हाँ, ये होता था, इसका नाम एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल रोहतक। तो ये फिर द्वादन मतलब आप अभी सुन लो आगे। रोहतक बन गया 1913 में हिसार वाला जाट हाई स्कूल। लेडी हेली के नाम पे, जो गवर्नर की वाइफ होती थी, कि हमें परमिशन वगैरह जल्दी मिल जाए और फिर हमारा काम द्वादन जल्दी से जल्दी भी रुके नहीं। और तो ये होता था लेडी हेली एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल। अच्छा जी, ठीक है ना। इसमें अंग्रेजी भी बीच में शामिल होता था, नाम और संस्कृत भी। अच्छा जी। तो ये स्कूल बने फिर 1926 में। अच्छा जी। और चौधरी साहब ने द्वादन इस स्कूल को बनाने के टाइम में द्वादन लोगों से कहा कि भाई आप लोगों के पास ठीक है, जमींदार का काम, किसान का काम बड़ा मुश्किल से चलता है, ज्यादा तो नहीं दे पाओगे, और बना मैं चाहे अकेला ही दूं, पर इसमें आप शामिल हो जाओ, चाहे 1 रुपए का चंदा हो, चाहे 5 रुपए के कलम हो, किसी की 11 रुपए की कलम है, किसी की 10 रुपए की। तो अपना तो उन्होंने सहयोग इसलिए लिया, इसमें शीरकर्ण का मारे। शीरकर्ण का मतलब न्यू हो जाए भाई अपना है, ये चीज है, अपना काम पब्लिक की है। हाँ, और ये पब्लिसिटी भी नहीं मैं चाहता कि छाजूराम ने अकेले ने बना, इसलिए हमारे को उन्होंने सहयोगी के रूप में इसमें लिया। अब आगे आ जाओ। ये रोहतक में तो इसमें अपने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में और मेरठ के बीच में मोदी नगर पड़ता है। मोदी नगर, हाँ जी। वहाँ भी द्वादन मतलब चौधरी साहब का काफी चंदा गया। अच्छा, फिर मेरठ के अंदर जाट संस्था है द्वादन, मुजफ्फरनगर के अंदर द्वादन, ये स्कूल जो मैं बता रहा हूँ आपको। और इसी उपक्रम में द्वादन सोनीपत वाली संस्था, और इसी ढंग से आप जींद आ जाओ, इसे ये संस्था, जितनी जाट संस्थाएं हैं द्वादन मतलब हिसार तक पहुंच जाओ या आगे तक पहुंच जाओ, संगरिया तक पहुंच जाओ,
राजस्थान में पड़ता है संगरिया, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर में। वहाँ स्वामी केशवानंद का उस टाइम विद्यापीठ के नाम से द्वादन मतलब एक संस्थान होता था, जिसमें बाद में जेबीटी के भी कोर्स होते थे, कोई किस्म की लाइन होती थी उसमें। उन टाइम में मतलब ये मान के चलो जैसे लाहौर की हम बात कर रहे हैं, हमारी क्या तहसील या जिला हुआ करता है। हाँ, तो लाहौर की नहीं, यहाँ राजस्थान में द्वादन मैं बता रहा हूँ, संगरिया विद्यापीठ जो बनाई थी स्वामी केशवानंद ने, उसमें भी द्वादन मतलब इनका सहयोग, आपको पत्थर आज भी द्वादन नजर आ जाएंगे। नहीं तो भारत पाकिस्तान अलग नहीं थे उस टाइम पे, एक ही तो था भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान तो एक रहा होगा, मैं मानता हूँ। मैं यहाँ के चंदे बता रहा हूँ, लाहौर तो खाता पीता स्टेट थी पंजाब तो। अच्छा। हाँ, उस टाइम भी द्वादन मतलब ये एक सिंचित एरिया मानो, सिंचित एरिया। हाँ, जो हरियाणा को बंटवारे के टाइम में मिले है ना, तो 29 जिले होते थे पार्टीशन के टाइम में 1947 तक। उनमें से जो मूल पंजाब था, वो तो बहुत संपन्न एरिया था। अच्छा। हाँ, उस संपन्न एरिया में 16 जिले तो पाकिस्तान के हिस्से आए थे, 13 जिले अपने हिस्से आए थे। अच्छा। जिसमें वर्तमान में द्वादन हरियाणा और जो भारत में पंजाब है ये, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, मतलब बंटवारे की अभी बात करें तो आधा पंजाब पाकिस्तान में रह गया था। मैं कह रहा हूँ जो फर्टाइल बेल्ट थी, नदियों का जो सिंचित एरिया था, वो तो पाकिस्तान में ही छूट गया। हमारे यहाँ तो प्रकृति, आधा पंजाब भारत में रह गया था, ऐसा ही था बंटवारा। हाँ, तो 13 जिले तो अपने हिस्से रह गए, पंजाब जो भारत में पंजाब रहा है, और 16 जिले उनके हिस्से आ गए। आप कहो तो मैं अलग अलग उनके नाम बता दूं आपको, ना लंबा हो जाएगा। अगले एपिसोड में आप बात करेंगे अगला पार्ट में, और अगला पार्ट में मेरे दर्शक साथियों बने रही हो। आप अगला पार्ट में बात करांगे मलिक साहब मैं सेठ छाजूराम। देखो दानीवीर तो इसमें तो कोई शंका नहीं किसी प्रकार की, मतलब सबसे बड़े दानीवीर थे, लेकिन वो इतने बड़े दानीवीर मतलब उनके व्यापार क्या था, उनका कारोबार क्या था, वो किस अवस्था में अपने किन किन पीढ़ी दर पीढ़ी था, या मतलब किन किन व्यापारों से करते हुए कितने बड़े कारखाने थे, मतलब पूरे व्यापार पे आप उसके बारे में आप चर्चा करांगे। और भाई जो यह आपने देखा है यह वीडियो, भाई इसने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो और इस चैनल कर लो सब्सक्राइब।